सीमा को अभी अपने ससुराल में आए कुछ ही दिन हुए थे। उसने अभी तक सही से अपने घर वालों को जाना समझा भी नहीं था कि उसे पता चलता है कि घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। बहू, रोहित से बोलकर मैंने सब्जियां मंगवा दी है और राशन भी भरवा दिया है। कल तेरे दूर के चाचा जी और चाची जी आ रहे हैं। वो दोनों ना खाने पीने के बहुत शौकीन है। गांव से आ रहे हैं तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। अगर उन्हें कुछ भी कमी नज़र आई तो पूरे गांव में शोर मचा देंगे कि उमा बहू भी लाई तो ऐसी लाई जिसे कुछ करना ही नहीं आता। माँ जी, अब टेंशन मत लीजिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मेरी माँ ने मुझे घर के सारे काम सिखाए हैं। मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी उनके स्वागत में। सीमा ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसे तो घर के सारे काम आते हैं, वो घर आए मेहमानों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी। पर रोहित के दूर के चाचा चाची ऐसे इंसान थे जिन्हें हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अब क्या था, अगले ही दिन रोहित के चाचा ओम प्रकाश अपनी वाइफ फूलमती देवी के साथ घर आ जाते हैं। अरे भाभी जी, हम तो यहाँ आपकी बहू से मिलने आए हैं, 1-2 घंटे में चले जाएंगे। ज़रा आप अपनी बहू को बुलाइए, आपसे मिलना जुलना होता रहता है। अरे मेरे मिसेस तो स्पेशली बहू से मिलने आई है, वरना आप तो जानती है ना मेरी मिसेस दूर की यात्रा नहीं कर पाती है। देवर जी, मैं सब जानती हूँ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि बहू से ही मिलने के लिए आप दोनों मेरे साथ घर तो आए। अभी बुलाती हूँ बहू को। उमा सीमा को बुलाती है। सीमा अपने हाथों में पानी का ग्लास ले आती है और पानी देकर सबसे पहले अपने चाचा ससुर और चाची सास के पैर छूती है। पर तभी ओम प्रकाश हंसते हुए सीमा को टॉन्ट मारता है। उमा भाभी, शहर की बहू लाई हो तुम, तभी तो बहू ससुर के सामने सूट सलवार में आ गई। पैर छुए, पानी दिया, पर एक बार नहीं पूछा कि ससुर जी चाय लोगे या कॉफ़ी। अरे क्या देवर जी, आप अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठिए, हवा लीजिए, सांस लीजिए। चाय पानी नाश्ता सब मिल जाएगा। वैसे भी मेरी बहू को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला है। अगर ऐसी बात है भाभी जी, तो अब हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। आखिर बहुरिया इतना अच्छा खाना बनाती है तो एक बार बहुरिया के हाथों का खाना खा लेते हैं, क्या जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर आए मेहमानों का ऐसा रवैया देखकर सीमा को बहुत अजीब लगता है। वो रसोई में जाती है। उमा समझ जाती है कि उसके देवर देवरानी के आने से सीमा को प्रॉब्लम हो गई है। अब वो सीमा से बात करने के लिए रसोई में जाती है। सीमा बहू, तेरे चाचा ससुर और चाची सास गांव के रहने वाले हैं, बताया था ना मैंने तुझे। उनकी बातों को ना अनसुना करते, और अब जब उन्होंने कह दिया है कि वो खाना खा कर जाएंगे तो तू खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, माफ़ करना, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर आपके देवर देवरानी सच में बहुत अजीब है। आते ही इस तरह की बात कौन करता है, और मुंह खोलकर खाना कौन मांगता है? हमने तो उन्हें रोका भी नहीं और वो खुद रुकने का बहाना ढूंढने लगी। बहू, मैं जानती हूँ उन्हें, मैं खुद ना परेशान हो जाती हूँ इन दोनों से। पता नहीं ये दोनों बिन बुलाए बारातियों की तरह क्यों आ जाते हैं हर बार मेरे घर पर। अब क्या कर सकते हैं, जाने को कह भी तो नहीं सकते ना। कुछ ही घंटे की बात है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। उमा सीमा को समझाकर एक बार फिर अपने देवर देवरानी के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो उनसे बात करती है और सीमा खाने की तैयारी। ओम प्रकाश को और उसकी बीवी को घर में आए 2 घंटे हो चुके थे। चाय नाश्ते के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, जिस वजह से हंसते हुए एक बार फिर ओम प्रकाश अपनी भाभी से कहता है, वैसे भाभी, शहरी बहू लाकर आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको ना गांव की लड़की देखनी चाहिए थी रोहित बेटा के लिए। क्या देवर जी, आखिर मेरी बहू में कमी क्या है? मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। अरे भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? इतनी तारीफ करना सही नहीं है, ऐसे तो बहू सर पर चढ़ जाती है। बहू को जितना डांट कर रखा जाए उतना अच्छा है, और आपकी बहू तो डांट खाने के लायक ही है। मेरी बहू ने गलती की क्या है जो उसे मैं खरी खोटी सुनाऊं? भाभी, हम कुछ कहना तो नहीं चाहते, पर देखो ना, अब जब आप अकेली थी इस घर में तो हमारे आने पर हमारा स्वागत कितने अच्छे से करती थी। हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को देती थी, हमारे साथ बैठकर बातें भी करती थी। पर आपकी बहू जो मुंह बनाकर रसोई में घुसी,
उसके बाद तो उसने अपना सुंदर चेहरा ही नहीं दिखाया। आप लोग मेरी बहू से मिलने के लिए पहली बार आए हैं और आते ही आप लोगों ने उसे ताने दे दिए। बस मेरी बहू अपनी गलती सुधारने के लिए आप लोगों के लिए 56 भोग बना रही है ताकि आप उसके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर सो सके। भाभी, 56 भोग खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आजकल शहर की बहुएं ऐसा खाना कहाँ बना पाती है। अच्छा, खाने पर हम पहली बार आए हैं और वो खाना बना रही है तो अब हम खा ही लेंगे, वरना बहू को बुरा लगेगा, है ना? अपने देवर और देवरानी की बातें सुनकर उमा भी परेशान हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सीमा सभी के लिए खाना लगाती है। अरे वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। आहा, खुशबू से तो लग रहा है कि मेरी नाक ही फट जाएगी। मेरा मतलब है खाना बना और खुशबू ना आए। अब एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो लगा शायद बहू ने ठीक ठाक खाना बना ही लिया होगा। चाची जी, आपको खाने में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप एक बार खाकर तो देखिए। खाना बनाने में मैंने महारत हासिल की है। राम राम राम, भाभी जी कैसी बहू है आपकी? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। माफ़ कीजिएगा चाचा जी, मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। आप लोग खाइए ना खाना। अरे छोड़िए ना, आप ही बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। अब बहू शहर की है और शहर की बहुओं के अंदर कहाँ इतने गुण और संस्कार होते हैं। उसने तो हमारे लिए खाना बनाया, यही हम पर एहसान किया है। क्यों भाभी? इतना बोलकर सीमा के दूर के चाचा चाची खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पर सीमा को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब से सीमा के ये दूर के चाचा चाची आए थे तब से वो सीमा को खरी खोटी सुनाए जा रहे थे और उसके हर काम में कमियां निकाल रहे थे। पर सीमा कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि बस कुछ ही देर की तो बात है। और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाने के बाद उमा अपने देवर देवरानी से कहती है, तो कैसा लगा मेरी बहू का हाथ का खाना? उम्मीद है गांव जाकर अब आप मेरी बहू की बुराई नहीं करेंगे। बस आपकी ट्रेन कितने बजे की है? कब निकल रहे हैं आप यहाँ से? अरे भाभी, हम तो बस से जाने वाले हैं। ट्रेन की तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी और वैसे बिना खाना खाकर बहुत नींद आ रही है। सोच रहे कि कल सुबह ही जाए। हाँ भाभी, मेरी बिना अब जाने की हिम्मत नहीं हो रही। दिल तो कर रहा यहाँ फर्श पर ही फैल जाऊँ, पर क्या करूँ, इस घर की मेहमान हूँ ना। रूम में जाकर ही सोना पड़ेगा। बहू ज़रा हमारा बिस्तरा तो लगा दो। जी चाचा जी, जी चाची जी, अभी लगा देती हूँ। और अगर कल सुबह का भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगे तो एक दिन और रुक जाना। पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं। हे भगवान, ऐसे रिश्तेदारों से मुझे फिर कभी मत मिलवाना और इन्हें जल्दी से यहाँ से भगाओ ना भगवान। सीमा अपना गुस्सा निकाल नहीं पाती और मुंह बनाकर अपने चाचा चाची के लिए बिस्तर लगाने लगती है। ये सब देखकर उमा समझ जाती है कि सीमा इन दूर के रिश्तेदारों से काफ़ी परेशान हो चुकी है। पर बेचारी उमा भी क्या करती, आखिर उसके घर वो दोनों इतने दिनों बाद आए थे, इसलिए उनकी खातिरदारी तो करनी ही थी। उमा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी बहू को ही समझा देती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सीमा के चाचा ससुर और चाची सास अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं, पर उमा दरवाजे में ही खड़ी थी उनका सामान लेकर और कहने लगी, आप जल्दी कीजिए, आपकी बस की टिकट बुक करवा दी है, कहीं बस निकल ना जाइए। चलिए चलिए आइए। अरे पर भाभी, वो चाय। अरे वो सारा बंदोबस्त कर दिया है, गांव में कह दिया है, वो सब रेडी रखेंगे। चलिए चलिए निकलिए। और इस तरह चाचा चाची को उमा जी विदाई दे ही देती है। और ये देखकर सीमा अपनी सास के गले लग जाती है। बेटा, मुंबई जा रहा है तू, रहेगा कहाँ? माँ, ढूंढ ही लूंगा कोई जगह जहाँ माहौल भी अच्छा हो और बजट में घर भी मिल जाए। प्रतीक अपने दोस्त ऋषि के साथ एक्टर बनने के लिए मुंबई तो आ गया था, पर इस अनजान शहर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो दोनों एक होटल में रहकर घर ढूंढने लगते हैं। देखो, घर तो मिलेगा पर बहुत अच्छा माहौल मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। अब क्या मतलब? मतलब एक तो तुम जो ये एक्टर वेक्टर बनने के लिए आ जाते हो ना, ऐसे लोगों से फैमिली वाले और सोसाइटी वाले चिढ़ते बहुत हैं। अरे पर चिढ़ते क्यों है? ग्लैमर की फील्ड है ना भाई,
लड़की बाजी, तरह तरह के नशे, पार्टी, गटर मस्ती। अरे यार, सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे, और फिल्म वाले भी सब थोड़ी ना ऐसा करते होंगे। देखिए वो सब मुझे नहीं पता। अरे तो पता नहीं तो बोल क्यों रहे हो? अरे मेरे भाई, सोसाइटी वाले बोलते हैं ऐसा। हमें आपसे घर चाहिए ही नहीं। आप बिना बात के ही हम पर शक कर रहे हैं। घर से पहले तो डर दिखा दिया आपने हमको। हाँ जाओ जाओ, पहली बार मुंबई आए हो तो अकड़ रहे हो। कोई घर नहीं देगा तुमको ऐसे ही। मुंबई तुम्हारे घमंड से बड़ा शहर है भाई। ऋषि और प्रतीक दर दर भटक के घर ढूंढते हैं, पर उनको निराशा ही हाथ लगती है। थक गए यार, 2 दिन से घर ढूंढ रहे हैं। चलना, उस ब्रोकर के पास ही वापस चलते हैं। अरे नहीं यार, एक दो सोसाइटी और देखते हैं। अगर वहां भी बात नहीं बनेगी तो फिर देखते हैं क्या करना है। दोनों को एक पास से बिल्डिंग में एक फ्लैट मिलता है। कैम छो डिकड़ा? घर छो? घर तो આવી ગયો ની દીકરા। अरे दिख रहा। अरे दिखरा नहीं, डिकरा डिकरा। भाड़ा 16,000, ये फ्लैट की चाबी, और कल करेंगे एग्रीमेंट। अरे यार, फ्लैट तो अच्छा है। अच्छा है तभी तो खरीदा था। वैसे कौन कौन छे? अब मैं और मेरा दोस्त प्रतीक रहेंगे। नो 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 नो, फैमिली अलाउड। परिवार लाओनी दिख रहा। लड़का लड़की यश, लड़का लड़का नो नो। समझी गियो ना दिख रहा? अरे पर अंकल, बात तो सुनो। अंकलिश बेरा बेरा सुनाई नहीं देता। गुड बाय, टाटा बिरला अंबानी। ऋषि और प्रतीक हताश होकर होटल लौट आते हैं। अब क्या करेंगे यार? मुंबई क्यों आए हैं? एक्टिंग करने। तो फिर एक्टिंग करेंगे। अरे पहले रहने को घर तो मिले, फिर करने को थिएटर भी ढूंढ ही लेंगे। अरे दिकरा, घर लेने के लिए ही एक्टिंग करेंगे। तू हस्बैंड और मैं वाइफ। अरे छी 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 छी, तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। दूर रह मुझसे। अरे दूर ही रहूंगा। देख, कॉलेज में भी मैं कितनी बार लड़की बना हूं। बचपन में भी कितनी बार मटकी फोड़ के टाइम में राधा और तू कृष्णा बनते थे। अरे यार, घर के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? बेटा, जब हम स्टार होंगे और हमारे इंटरव्यू आएंगे तो देखना, ये कहानी सुन के लोग कितने इंस्पायर होंगे। ला भाई ला, साड़ी ला और पहन ले। अभी पारसी अंकल को चूना लगा कर आते हैं। नहीं नहीं मेरे प्राणनाथ, कल चूना और कत्था दोनों लगाएंगे बुढ़ाओ को। अगले दिन दोनों पारसी अंकल के यहाँ पहुंच जाते हैं। अंकल, ये मेरी पत्नी है। मुंह क्यों ढक के रखा है दिकरा? सांस कैसे लेगी बेचारी? अंकल, आप भी तो इस उम्र में सांस ले रहे हो ना। पर तुम इतना जल्दी शादी कैसे किया? आपका घर बहुत पसंद आ गया ना, इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड। और वो तुम्हारा दोस्तार किधर को रहेगा? वो भी आज शादी करने गया है। उसको भी कोई घर पसंद आ गया है, पर वो बैचलर्स को घर नहीं देते। तुम हमको थैंक यू बोलो। हमारी वजह से दोनों का शादी हो गया 2 दिन में। वो तो है अंकल, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो देश की आबादी इतनी है। हर किसी की शादी करवा देते हैं आप अंकल। वैसे पत्नी बोलती नहीं है क्या दिकरा? बोलती हूं ना, पर कम कम। अरे बहुत मर्दाना आवाज लगता है तुम्हारा, इसीलिए तो कम बोलती हूँ। लोग मुझे लड़का समझ लेते हैं। लोग तो बहुत ही बेवकूफ हैं आजकल के, किसी को कुछ भी समझ लेते हैं। हाँ अंकल, सही कह रहे हो आप। लोग बहुत बेवकूफ हैं। अंकल दोनों को चाबी दे के वहां से चले जाते हैं। देखा, ट्रिक काम कर गई।
अरे बुढ़ाओ को तो पागल बना दिया, पड़ोसियों का क्या करेंगे? पड़ोसियों को भी संभाल लेंगे। वैसे एक्टिंग कैसी लगी? अपनी आवाज पे काम कर, लड़की जैसी आवाज कम लग रही थी। सॉरी प्राणनाथ, आगे से ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद पारसी अंकल वापस ऋषि के पास आते हैं, पर ऋषि घर पे रहता नहीं है। वो किधर है तुम्हारा हस्बैंड? वो तो काम से गया है। कब तक आएगा? आते ही होंगे। ठीक है, उसको बोलना कि तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट मुझको दे दे, पुलिस वेरिफिकेशन में काम आएगा। ठीक है, बोल दूंगी। मैं वॉशरूम यूज कर लेता हूँ, मुझे बहुत जोर से शुशु आई है। अंकल वॉशरूम में घुस जाते हैं और प्रतीक ऋषि को बताना चाहता है कि अंकल अचानक आ गए, पर ऋषि फोन काट देता है। दरवाजा खुला हुआ है। अचानक ऋषि वहां आ जाता है। अरे भाई भाई भाई, मजा आ गया। सुन अंकल, हाँ, अंकल वाला रोल मुझे मिल गया भाई। अभी तो मुंबई आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, कल फाइनल ऑडिशन है। अरे सुन तो, बाथरूम में है। अरे बाथरूम में भी चले जाना, बात तो सुन। ऋषि इतना एक्साइटेड है कि वो प्रतीक को कुछ बोलने ही नहीं देता। अरे प्रतीक, साड़ी उतार देना मेरे भाई। अरे बुढ़ाऊ नहीं आएगा इस वक्त, अब तो बुढ़ा सीधा यमराज के पास ही जाएगा। यमराज के पास तो तुम दोनों को ले जाएगा। अंकल आप। तुम मुझे पागल बना रहे थे। प्रतीक, तुम बता नहीं सकते थे अंकल आए हैं? तूने बोलने कहाँ दिया मुझे? अंकल सॉरी। अंकल सुनो तो। अब तेरा फाइनल ऑडिशन हवालात में होगा, समझा? 2 दिन प्रतीक और ऋषि को हवालात में रहना पड़ता है। ऋषि के हाथ से रोल भी चला जाता है। फाइनली वो वापस ब्रोकर के पास चले जाते हैं। वाह, क्या मजेदार कांड हुआ तुम्हारे साथ। एक्टिंग का तो पता नहीं, इस कहानी पे फिल्म जरूर बननी चाहिए। अरे आप घर तो दिलवा दो पहले। हाँ, इस बार कहीं भी चलेगा। दिलवाता हूँ, पर एक बार मुझे साड़ी पहन के दिखाना, जैसे पारसी अंकल के सामने पहनी थी। अरे अरे अरे, मजाक था भाई, मजाक। गया जब बेटी की माँ लड़की की माँ के सामने झुक कर रहती थी। अब तो जमाना है बराबरी का। अरे बहन जी, कैसी हैं? मैं जरा यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा बेटी से मिल लूं। और सुधा कहाँ है? अरे कहाँ होगी, वहीं कमरे में टीवी देख रही होगी या फिर मोबाइल। कुछ सिखाती क्यों नहीं कि घर का काम भी कर लिया करे। अरे नहीं करती है क्या घर का काम? बताइए मुझे, अभी कान खींचती हूँ उसके। वैसे ये सूट कहाँ से लिया? बहुत जच रहा है। हाँ, बिना मजाक करती हैं। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे सूट बहू लेकर आई थी जब बोनस मिला था। ओह अच्छा अच्छा, आपका ये अच्छा है, बहू भी कमाए और बेटा भी। इतना महंगा सूट तो मेरी बहू ने शादी में भी नहीं दिया था मुझे। खैर, मैं जरा बेटी के कमरे में जा रही हूँ। सास चाय बनाने चली जाती है और बहू की माँ अपनी बेटी के कमरे में। क्यों री, बड़ा महंगा सूट दिया है सास को, क्या बात है? अरे क्यों, जज नहीं रहा है क्या माँ? उनके ऊपर वैसे ना डार्क रंग अच्छा लगता है। मैं गई थी खरीदारी करने को, जज गया तो ले आई और फिर उनको दे दिया। तभी माँ को बेटी के सास के आने की आवाज सुनाई देती है। बहुत गलत बात है सुधा, तेरी सास किचन में और तू यहाँ मोबाइल पर। अरे देख, सास की सेवा नहीं करनी तो तू यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तभी सास माँ बेटी की बात सुन लेती है। माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, बस ऑफिस से आकर ना थक जाती हूँ तो। अरे सासू माँ, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आप चाय ले आई? अदरक डाला है ना? हाँ हाँ बहू, डाला है। और बताइए बहन जी, क्या रहता है सारा दिन का शेड्यूल आपका? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस समझ लीजिए जिंदगी कट रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं। बच्चों की शादी हो गई, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मैं बेचारी बुढ़िया
खैर मेरा रोना तो चलता रहेगा, आप सुनाएं अपनी। अरे क्या सुनाना है, वक्त ही नहीं मिलता। सुबह योगा, दोपहर में कीर्तन, शाम को बोर होती थी तो पास के बाजार में अपनी छोटी सी गारमेंट शॉप खोल ली है। शाम को बस यूं ही बैठ जाती हूँ, जो कमाई हो जाए वो चैरिटी में लगा देती हूँ बस। सुधा की माँ को अब बेटी की सास से जलन होनी शुरू हो जाती है। और फिर अगले दिन सुधा की माँ अपने घर में अपनी बहू से कहती है, अरे सुमन, मैं पास के पार्क में योगा करने जा रही हूँ। अरे क्यों माँ जी, घर का सारा काम पड़ा है, मैं काम करूँ या मुन्ने को संभालूं? अब आप योगा चली जाएंगी तो मुन्ने को कौन संभालेगा? तभी वहाँ बेटा आ जाता है। अरे बेटे को बग्गी में डालकर माँ को दे देना, इससे भी थोड़ा खुला माहौल मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी सुधा की सास भी पार्क जाती है, पर वो तो किसी बच्चे को साथ में नहीं ले जाती। माँ, दीदी के बच्चे बड़े हैं, याद करो जब वो छोटे थे तो उनकी भी सास सिर्फ बच्चों पर ही ध्यान रखती थी ना। वो तो अब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ये सब काम कर रही है। और देखो अब से ना मैं सत्संग में भी जाया करूंगी। वो क्या है ना, वो भी जाती है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। माँ, वो समधन है आपकी, उनसे क्या कंपटीशन करना, और सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कहाँ किसी को समझ में आना। अगले दिन सासू माँ, सुधा दीदी का फोन आया है, आपको बुला रही है। अरे एक तो यह लड़की हमेशा लैंडलाइन में फोन करती है, अरे पता नहीं मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं लगाती। हाँ सुधा, कैसी है मेरी बेटी? अरे जब से तेरे घर से आई हूँ ना, मैं भी पार्क में योगा करने जाती हूँ। अरे माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सासू माँ। हे भगवान, क्या हो गया तेरी सास को? उनकी देखा देखी तो मैंने योगा शुरू किया था। हाय रे, योगा करके पैर बैर तो ना टूट गया ना तेरी सास का? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ना माँ नेपाल जा रही हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। हाय रे, किसके साथ? अकेले? हाँ, वो तो अकेले ही आती जाती रहती हैं। बहुत स्मार्ट लेडी है मेरी सास। तेरी तरह नहीं माँ कि 4 गली बात छोड़ दो तो घर का भी रास्ता ना समझ पाओगी। माँ को बेइज्जती फील होती है। अरे हाँ, ठीक है, अब तो तू हंसेगी ही। तुझे ही पालने पोसने में मैं घर की मुर्गी बनकर रह गई हूँ। बस अब यही बच्चे हंस रहे हैं माँ बाप पर। सुधा माँ का गुस्सा देखकर फोन रख देती है, लेकिन माँ के कान में एक लाइन तो गूंजती रहती है, माँ वो स्मार्ट लेडी है। वाह, आज सास स्मार्ट लेडी लगने लगी है। और माँ, मैं भी जाकर दिखाती हूँ इसे। अरे वो तो नेपाल जा रही है ना, मैं तो चाइना जाकर दिखाऊंगी। हाँ बेटा आ जाए, जरा इधर आ। हाँ माँ, क्या हो गया? सुधा के फोन के बाद से ही तो गुस्से में है। सब ठीक है ना? अरे वो उसकी सास ना नेपाल जा रही है, वो भी अकेले। बोल रही थी, माँ मेरी सास बहुत स्मार्ट लेडी है। अब तू बता बेटा, मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या? अरे कैसी बात कर रही हो माँ, तुम तो उनसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो इसी बात पे बेटा तू ना जरा मेरी चाइना की टिकट निकाल दे, और हाँ वो भी मेरे अकेले की। मैं भी दिखाऊंगी सुधा को कि उसकी माँ कितनी स्मार्ट है। अरे किससे बात कर रही है माँ जी? चाइना जाएंगी वो भी अकेली? ना 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 प्लीज। लेकिन सास को तो चस्का लगा था समधन की नकल का, तो निकल जाती है जैसे तैसे चाइना की ओर। लेकिन वहां पहुंचकर, हे भगवान, ये कहाँ आ गई मैं? ये क्या लिखा है? होटल का नाम भी नहीं पता। इस महिला से ही पूछ लेती हूँ। ए जी, ए मैडम जी। Yes, you old lady. How can I help you? My hotel this. This is not a hotel. This is pepper. सुधा की माँ परेशान हो जाती है। एक तो दूसरा शहर, ऊपर से ना के बराबर इंग्लिश आती है और ना ही चाइनीज आती है। हाय रे, सारे गहने बेचकर मैं चाइना आ तो गई, लेकिन यहाँ करूँगी क्या? होटल तक कैसे जाऊंगी? अजय को कॉल करती हूँ। सुधा की माँ अपने बेटे को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं मिल पाता है। हाय रे, फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ मैं? एक काम कर लेती हूँ, भूख लग रही है, पहले कुछ खा लूँ। माँ चाइना के होटल में जाती है, लेकिन
हाय रे, ये बंदर यहाँ क्यों उल्टा टांग रखा है? तभी एक वेटर उन्हें बंदर को देखते देख लेता है। इंडियन, यस यस। 100 रुपये में है ये बंदर, खाना या पैक कर दूं? छी छी, बंदर कौन खाता है? नहीं 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 नहीं। सुधा की माँ वहाँ से भागकर सड़क पर आ जाती है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मैं ये कहाँ आ गई दिखावे के चक्कर में। एक बार, बस एक बार अपने घर पहुँच जाओ, फिर कभी किसी की नकल नहीं करूँगी। तभी उनकी बेटी का फोन आता है। माँ, टैक्सी ड्राइवर का नंबर भेजा है, उसे कॉल कर लो। और हाँ, क्या क्या देखा ये तो बताओ। बंदर, अरे बंदर देखा बेटा। अब तो बस तू मुझे वापस बुला ले।